असम का नाम सुनते ही हमें गर्मा गर्म चाय की प्याली नजर आती है और इसी चाय की चुस्की लेते हुए देश की कई बार राजनीति में गर्माहट भी हुई, चाय पे चर्चा भी हुई। लेकिन फिलहाल चाय की चर्चा के ऊपर आज जहां से चाय चलकर आती है वहां लोग जहरीली शराब पीने से मारे गए हैं। और वहीं बड़ी बात यह है कि मौजूदा बीजेपी सरकार इस तरफ क्या कर रही है, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके खिलाफ अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए सीधे लिए चलते हैं फिलहाल कांग्रेस के मुखिया असम के गोलाघाट और जोरहाट, जबकि हम लोग सब जानते हैं कि असम की मेन जगह है गोलाघाट एंड जोरहाट, और वहाँ पर ऐसा एक कुछ हादसा हो जाते हैं, जहरीला शराब पीने की वजह से उनका मौत हो जाते हैं। ये एरिया है गोलाघाट का गुलामपट्टी, सलाम, टी स्ट्रेट और तालमारा। उसके साथ साथ जोरहाट का तीतावर का एरिया है जहाँ पर ये लोगों का डेथ हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव श्री हरिपाल रावत जी है। हम बातचीत करेंगे उनके साथ कि क्या हुआ था वहाँ पर और लोगों का किस हिसाब से, इतने लोगों का शराब कहाँ से आया, जहरीला शराब, और कैसे डेथ हो गया। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं सर, ये एक बहुत दुखदायी परिस्थिति में हुआ है वो, और वो भी परिवार बहुत गरीब परिवार से था। क्या हुआ पूरा मामला? दरअसल वहाँ एक बहुत लंबे समय से कच्ची शराब का कारोबार चल रहा है, जिसमें ये लोग मिनथॉल यूज करके केमिकल से शराब बनाते हैं। ये गांव-गांव घर-घर में ये शराब बांटी जाती है। पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़ा हादसा हुआ और जोरहट और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में लगभग 170 से ज़्यादा लोग की डेथ हुई और अभी भी 250 लोग लगभग हॉस्पिटल में हैं। और इस को लेकर के राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि राज्य सरकार तो लगातार बताने के बावजूद भी जहरीली शराब पर रोक नहीं लगा रही है, उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रही है और लगातार लोगों की डेथ होती जा रही है। जिस दिन 26 फरवरी को राहुल जी की रैली गुवाहाटी में थी, जब हम उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए तो उन्होंने हमें कहा कि आप जितने भी लोग जहरीली शराब से मरे हैं, इन परिजनों के घर पे जा कर के आप सबको मिल कर के बताएं और 3 दिन के अंदर में एक रिपोर्ट बना करके पार्टी को जमा करें। और हम लोग उसी दिन से पहले गोलाघाट और उसके बाद फिर हम लोग जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में गए। लगभग 170 परिवारों से हम लोग मिले और हमने पार्टी की ओर से उनको आपस में वर्कर ने पैसा जमा करके पार्टी की तरफ से उनको 10-10 किलो चावल, दाल, चीनी, ब्रेड, बिस्किट और जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हम लोगों ने उन 170 परिवार तक पहुँचाने की कोशिश की। उसके बावजूद हमने देखा कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स मर गए, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक परिवार का मुझे अच्छी तरह याद है, गुलामपट्टी में डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट के अंदर में छोटे छोटे नाबालिग 5 बच्चे एक परिवार के हैं, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। उन बच्चों को नहीं मालूम कि उनके पेरेंट्स मर गए हैं, उनको कोई पालने वाला नहीं था। लगभग 12-13 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। हाँ, दोनों की डेथ हो गई थी बच्चों के पेरेंट्स के। लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए थे। सरकार की तरफ से आश्वासन तो बहुत दिए गए, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं की गई। किसी को कोई आर्थिक मदद नहीं हुई। 2-2 लाख रुपए की अनाउंसमेंट राज्य सरकार की तरफ से की गई, लेकिन उनको 1 रुपये की भी मदद अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। वो इतने गरीब परिवारों से थे, वो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। उसकी वजह से उनके पास कोई जमा पैसा नहीं था, उनके पास कोई जमा अनाज नहीं था। वो रोज़ अनाज खरीद के लाते थे और उसी अनाज को खाते थे। उनकी डेथ के बाद उनके बच्चे भूख से तड़फ रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि जो सरकारें, जो राज्य में जो सरकार हिंदू के नाम से वहाँ सरकार आई थी, बहुत कहने में बहुत दुख महसूस हो रहा है कि 6 हिंदू परिवारों को पैसे की कमी के कारण से उनको जो अंतिम संस्कार होता है, उनको चिता नहीं दी गई, उनको जलाया नहीं गया, बल्कि उनको दफनाया गया। ये बहुत शर्मनाक घटना थी। एक और परिवार में हम लोग जब गए तो उस परिवार का एक छोटा सा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा है, डेड बॉडी, उसके फादर की और मदर की डेड बॉडी पड़ी है। वो बच्चा अपनी मम्मी से और अपने पापा से कह रहा है, बाबा मुझे खाना दे दो। इट मीन्स उस बच्चे को पता ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं और लगभग 25 बच्चों को हम लोगों ने करीब से देखा जिनका कोई परिवार में बचा नहीं, इनको पालने वाला कोई नहीं। वहाँ थोड़ा थोड़ा लोग मदद कर रहे हैं, उनको आटा चावल दे रहे हैं, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। अभी आपने बताया कि
जो परिवार दफनाए या हिंदू फैमिली के जो परिवार खास करके जलाया जाता है उसमें, और हिंदूवादी सरकार ही है वहाँ पर, बीजेपी सरकार ही है वहाँ, और इस तरीके की दफना दिया गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहते हैं इसमें कि कहाँ पर नाकामी पाया जा रहा है कि सरकार उसके लिए कोई अवेयरनेस नहीं हो रहा है उनके अंदर कि जहरीली शराब आखिर में पहुँचे कैसे, और इतना गरीब फैमिली में इस तरीके की एक हादसा हो जाते हैं और सरकार कोई स्टैंड नहीं ले रही। देखिए, एक ये शराब पीना, एक ये जहरीली शराब पीना या कम पैसे की सस्ती शराब पीना, ये एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। इसके पीछे अगर हम देखते हैं, इसके पीछे की रियल स्टोरी तो ये है कि टी स्टेट में काम करने वाले लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, उनको पूरा वेज नहीं मिलता, 2-2 ढाई रुपये की सैलरी में नौकरी कर रहे हैं, उनको कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, उनको कोई खाने पीने की सुविधा नहीं है, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, आसपास में कोई इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है। लोग सड़क के किनारे गंदा पानी पीने को मजबूर है। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने जब पानी की बोतल्स उन बच्चों को दी तो वो उससे पहले वो उस गड्ढे में गंदा पानी भरा था जिसको गाय भैंस और कुत्ते पी रहे थे, उसी पानी को वो बच्चे भी पी रहे थे। तो इतना आलम, इतना बुरा आलम इन टी स्टेट का है जिसके लाखों लोग इन टी स्टेट में काम करते हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पिछले चुनाव में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन 1 इंच भी कोई वादा आगे नहीं बढ़ा और उन टी स्टेट वर्कर की हालत बहुत नाजुक होती रही। इस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये शराब पीना शुरू किया। लगातार बहुत सालों से शराब पी रहे हैं और घर में सब पीते हैं, परिवार में पत्नी भी पीती है, पति भी पीता है, उनके बच्चे भी पीते हैं, सबको, क्योंकि खाने को नहीं है तो वो 10 रुपये का एक शराब की बोतल आती है, उसमें पूरा परिवार शराब पी लेता है और सो जाता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि अगर धीरे धीरे ये सब चलता रहा। बहुत से परिवारों को हमने जब मिले वहाँ पता लगा कि उसकी मदर की डेथ होगी उस बच्चे की, तो उसे जब पूछा तुम्हारे फादर कहाँ हैं, कह रहे फादर तो 4 साल पहले मर गए। वो किससे मरे? कि जहरीली शराब पीने से मरे। उनको सबको पता है कि जहरीली शराब से आदमी मरता है। बहुत काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ये सिलसिला चलते आ रहा है। चल रहा है, लेकिन 21 दुख की मौत होती थी। इस बारी बहुत बड़े मात्रा में ये दुखद घटना हुई है, 170 लोग एक साथ मरे हैं। और जिस सप्लायर ने उनको ये मेंथॉल नाम का केमिकल सप्लाई किया है शराब बनाने वाला, वो अभी भी खुलेआम वहाँ घूम रहा है। कि रोज़गार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो रोज़गार तो ये बाद में देंगे। जिनके ऑलरेडी रोज़गार लगे हुए हैं उनके रोज़गार छीनने में लगे। एक परिवार से जिसको आदमी की रोज़ इसकी कमाई जो है वो मनरेगा से भी नीचे है। मनरेगा में 200 रुपये पर डे मिलता है, यहाँ 2000 रुपये 2500 रुपये पर मंथ की सैलरी है और वो 15 से 16 घंटे काम करता है और उसको खाने को नहीं है। उस परिवार के पास अपने पास इतना अन्न पैदा नहीं कर सकता, इतना अन्न बाहर से नहीं ला सकता जी कि 2 टाइम का उन बच्चों को खाना खिला सके। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये लोग शराब पीते हैं, नशे में रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा परिवार के परिवार ख़त्म होते जा रहे हैं। और हमें तो अब ये देख के ये लग रहा है कि ये जनरेशन बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। सरकार ने इतने बड़े होने के बावजूद भी उस केमिकल के जो सप्लायर है वो अभी तक वहाँ खुलेआम घूम रहा है, वो अभी भी केमिकल सप्लाई कर रहा है। देखिए, काम तो जब हम हॉस्पिटल्स में इन परिवारों को देखने गए जो लोग एडमिट थे, तो आपको यकीन नहीं होगा उन परिवार के अंदर में जहाँ ये लोग एडमिट हैं वहीं कुत्ते बिल्ली भी घूम रहे हैं, इन्फेक्शन पूरी तरह से घूम रहा है। हमने जब उनसे दवाई दारू के बारे में पूछा तो कितने लोग वो हो गए हैं, उनका ये कहना था कि मरीज़ यहाँ से हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए अपना आप, जबकि वो मरीज़ इसलिए भागे क्योंकि एक पलंग में 3-3 4-4 मरीजों को लिटाया गया था और उनको देने के लिए दवा दारू पूरी थी नहीं उनके पास। इसलिए मरीज़ उठ करके वहाँ से कहीं और ट्रीटमेंट के लिए चले गए और अस्पतालों में इतना बुरा हाल है, इतने लोग मरे हैं। सरकार कह रही है हम 2 लाख रुपया उनको मुआवजा देंगे जो मृतक परिवार हैं। हम इनसे पूछते हैं सरकार जब मुआवजा देगी ये उन्हीं परिवारों को देगी जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सरकार के पास होगी। हॉस्पिटल्स के अंदर में बहुत से सैकड़ों परिवार ऐसे हैं, 50 से ज़्यादा परिवार हम वहाँ मुलाकात हुई जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई नहीं। गवर्नमेंट ने उसको वैसे ही इसको छोड़ दिया कि इसको डेड बॉडी को ले जाओ और इसको जला दो, तो उनको मुआवजा कहाँ से मिलेगा? हालांकि 2 लाख रुपए से कोई परिवार नहीं चलने वाला। हमने वहाँ मांग की थी कम से कम इन परिवारों को चलाने के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा और इनको टी स्टेट में इनकी हालत को ठीक करने के लिए इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का संसाधन अंदर स्कूल हो, उनके मेडिकल सुविधा अंदर दी जाए और उनका खाने पीने की विशेष व्यवस्था अंदर की जाए, तब जाकर के हम इस जनरेशन को बचा सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा जो खतरा पैदा हो गया है वो खतरा ये है कि इनकी अगली जनरेशन बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी,
क्योंकि हमने बहुत छोटे बच्चों से हमने बात की, एक छोटी सी लड़की से हमने बात की। हमने कहा बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे हैं, तुम कैसे यहाँ पे आई है? तो उसने कहा मेरे माँ बाप तो मरे हुए बहुत साल हो गए। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्यों आई हो? कहने लगा मेरा पति मर गया है। उस बच्चे की उम्र कुल 14 साल थी। उस बच्चे की उम्र 14 साल थी और वो उम्र दिखने में बिल्कुल बुढ़िया लग रही थी, एजिड लग रही थी। उसको देख करके लग रहा था कि ये शायद पता नहीं कितने बच्चों की माँ होगी। और 14 साल की उस बच्ची का भी एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा इन हालत में था कि उसको देख के ही लग रहा था कि इसने कई दिन से खाना और दूध नहीं इसको नसीब हुआ होगा। इतना गरीबी का आलम है। लोग फटे कपड़े पहनते हैं, पैरों में चप्पल जूते नहीं होते और वहाँ रहने के लिए कच्ची झोपड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर में 24 घंटे पानी भरा होता है। घर के अंदर पूरा सीलन है, वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं। लोग एक पराली कहते हैं, वो ज़मीन में बिछाई जाती है, एक घास फूस होता है, उस घास के फूस के ऊपर रहने को मजबूर हैं ये लोग। जहाँ कीड़े मकोड़े 24 घंटे वहाँ रहते हैं, उनकी कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की। जो सरकारी अस्पताल है उनके अंदर में भी आप चले जाओ तो आपको ना तो डॉक्टर मिलेंगे। मैंने 3 हॉस्पिटल का वहाँ मुआयना किया, मुझे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर नसीब नहीं हुआ। तीनों हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे और उन्होंने कहा जी डॉक्टर अभी गए हैं, अभी आने वाले हैं। हम 3 घंटे हॉस्पिटल में रहे, 3 घंटे तक डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे। सिर्फ वो ऑर्डलियों से काम चला रहे थे और वो ऑर्डली ऐसे थे जिनको मेडिकल की कोई जानकारी नहीं थी। वो सिर्फ उनका काम तो साफ़ सफाई करना और उनकी देखरेख करना है। वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो उनको ग्लूकोज की बोतल चला रहे थे, वो इंजेक्शन दे रहे थे, वो उनको दवाइयाँ के बारे में बता रहे थे और कोई दवाई का संसाधन वहाँ पे नहीं था। कोई मुश्किल से पूरे सिविल हॉस्पिटल में 2 या 3 नर्सें हमें दिखाई दी कि जो उनकी हिफाजत में लगी हुई थी, अदरवाइज कोई नज़र नहीं आया हमें। मतलब है सर वहाँ पर मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है उसमें भी कमी है और इसके साथ साथ जो ये गांव एरिया जो है जहाँ पर ये डेथ हुआ है उसमें भी बहुत सारी कमी है। शिक्षा से लेके हर चीज़ में कमी नज़र आ रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस अगर वहाँ पर फिर से आए तो कांग्रेस की तरफ से क्या स्टैंड लेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग ने उनसे बात की और उनके एक चार्टर ऑफ डिमांड हम लोगों ने तैयार करवाया है जो हम बहुत जल्दी राहुल गांधी जी को देने वाले हैं। और उन बच्चों से ही और वहाँ के जो चाय बागान के लोग हैं, जो वहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ की लेबर है, उन्हीं से चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करवा रहे हैं हम लोग कि उनको क्या क्या चाहिए। और राहुल जी ने हमें कहा था कि इनके बारे में पूरी जानकारी कि इनकी क्या दिक्कतें हैं वो बना के लेके आइए। अभी हम उन बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों से ही, वो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और उन बच्चों से ही एक पत्र लिखवा रहे हैं राहुल गांधी के नाम, जिसमें वो बताएंगे कि हमारे परिवार शराब क्यों पीता था और क्या वजह थी और हमारे परिवार की ग्रॉस इनकम टोटल कितनी है, 1 महीने की या 1 साल की ग्रॉस इनकम क्या है। मालिक है जो चाय बागान के मालिक है वो लोग डिटेल्स दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो अशिक्षित है जो बच्चे होंगे या वहाँ के लोग हैं। जब शिक्षा की कमी होगा तो उनको इतना जागरूक भी नहीं होगा कि इनको क्या क्या चाहिए होगा। तो चाय बागान के जो मालिक है उनको अच्छे से पता होगा। शोषण तो उनकी तरफ से हो रहा है ना। देखिए, उस पर ये तो एक बिजनेस है, वो लोग तो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका जो भुगतान है वो वहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं। इसकी हिफाजत करने का काम सरकार का है, जो सरकार का अंकुश उन पर रहना चाहिए। जो हमारे गवर्नमेंट का टी बोर्ड है उसका अंकुश उस पर रहना चाहिए, लेकिन उसका कोई अंकुश उसके ऊपर में नहीं है। वो जो दिहाड़ी देते हैं, वो जो मनरेगा में हम लोग इतना अच्छा पैसा इनको दे रहे थे, उससे भी कहीं बहुत कम नीचे लेबर की तनख्वाह है। और अगर किसी बागान में अगर 5000 वर्कर काम कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें 500 ही लोग कंफर्म है, बाकी कच्चा लेबर है। वो कभी भी लाला की तरह उसको हटा देते हैं, कभी भी उसको वापस बुला लेते हैं, तो उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेशन में है। ज़रूरी नहीं है कि अगले दिन काम पे जाएगा तो उसे काम पे रखा जाएगा, बल्कि उसको ये कहा जाएगा कि नहीं तुम नेक्स्ट वीक में आना, अभी काम नहीं है, नेक्स्ट वीक में आके काम देखेंगे। तो वो आदमी क्या करेगा दिन भर खाली रह करके। तो ये सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, उन टी गार्डन मालिक के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, उन कर्मचारियों को, जो लेबर टी गार्डन में काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर वेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर सरकार को बहुत गौर से ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी सरकार आती है, और इससे पहले भी हमारी सरकार रही है, ऐसा नहीं है, 15 साल हमारी सरकार रही है, हम लोगों ने पूरी चीज़ें उनको मुहैया कराई थी। अभी हम लोगों ने उन लोगों से बातचीत की। ऐसा नहीं है कि 15 साल पहले ये घटना ना घटी हो, घटनाएं घटी हैं। कच्ची शराब, जहरीली शराब वहाँ पे लोगों से हताहत हुए। देखिए, कहीं 2 लोग, कहीं 4 लोग, कहीं 5 लोग, ये घटनाएं वहाँ पे घटती थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में ये घटना घटी है जिसके पास
के पास सबूत हैं कि एक मिथाइल्स नाम का केमिकल सप्लायर है जो इन सब लोगों को ये केमिकल सप्लाई कर रहा है, उसके बावजूद भी उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने एक्शन किस पे लिया? छोटे छोटे अधिकारियों पे, जो एक्साइज के डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर है उस पर एक्साइज लिया। इस पर क्यों नहीं मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों पे एक्शन लेते, और क्यों नहीं मुख्यमंत्री इस पे अपने रिजाइन देते? 170 लोगों के मरने के बाद भी आप 40 लोग हमारे कश्मीर में हमारे शहादत हुई है, हमारे वीर जवानों की, पूरा देश के अंदर में पूरी उनकी शहादत को मनाया गया। पूरे देश ने उसको एक विरोध के स्वरूप में लोग, पूरा देश वहाँ पे खड़ा हुआ। वहाँ पे बिना लड़ाई करे हुए 100 लोग, 170 लोग मर गए। इनको कोई पूछने वाला नहीं। राज्य सरकार के पास इतना टाइम नहीं है उनका कोई मंत्री जाकर के उन लोगों की बात सुन सके, उनको वेज दे सके, उनको खाना रोटी दे सके। कोई पूछने वाला नहीं है। उनको 15 दिन पहले आपने कहा 2 लाख रुपए देंगे, आज 15 दिन बीतने के बाद भी उनके परिवार के पास खाने को नहीं है। आपने 2 रुपये भी उनको नहीं मुहैया। देखिए, अभी ये पैटर्न तो हमने इन्हीं दिनों में देखा है कि एक और हमारे बहादुर जवान मर रहे हैं, उनकी शहादत का राजनीतिकरण हो रहा है। हमारा एक फाइटर अभिनंदन पाकिस्तान से छूट के आता है और उसके स्वागत की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी स्वागत करवा रहे हैं। वो बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर, होर्डिंग निकाल रहे हैं। पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए और वो इसको बहुत बड़ा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस अभिनंदन को कोई नहीं पूछ रहा, जिस अभिनंदन ने देश के लिए इतना बड़ा योगदान देने के बाद वो बच के आ गया। हमारे 44 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, उसको कोई पूछने को नहीं आ रहा। आज ये सेकेंडरी हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहला चुनावी मुद्दा ये हो गया है और ये लोग पहले भी जुमलेबाजी करते रहे और उसके बावजूद भी ये लोग जुमलेबाजी करते रहे। सेम ये वहाँ टी गार्डन वर्कर के साथ भी हो रहा है। 170 लोग मरने के बावजूद भी इनका कोई नेता वहाँ जा कर के उन लोगों के पास अपनी भावना रखने तक नहीं गया, उनके हालचाल पूछने तक नहीं गया। मदद तो बहुत दूर की बात है। अभी जो अगर आप लोगों का सरकार आए तो इन लोगों के लिए क्या काम होगा, आप थोड़ा सा बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, टी वर्कर्स की जो डिमांड है कि उनके वेजेस अच्छे किए जाएं, उनको परमानेंट किया जाए, उनके बच्चों के स्कूल वहाँ खोले जाएं, उनकी कॉलोनीज़ के अंदर में उनको मेडिकल की बेहतर सुविधा दी जाए। इसके लिए इन लोगों ने हमें, वहाँ के टी वर्कर्स यूनियन ने हमें बताया, हम लोग उसे तैयार करके यहाँ पे ला रहे हैं और जैसी हमारी सरकार आएगी हम इन सबको सबसे पहले इम्प्लीमेंट कराएंगे कि उन वर्कर्स की हालत को, जो लाखों की तादाद में टी वर्कर्स वहाँ काम कर रहा है, पहले इनकी हालत को, इनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए काम करेंगे, इनकी नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए काम करेंगे, इनके बच्चों को एजुकेशन देने का काम करेंगे। अभी तक लगभग बड़े बड़े बच्चे हमने देखे, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, कभी स्कूल नहीं गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लेबर का बच्चा फिर लेबर ही बनेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। हम उससे छुटकारा दिलाने का काम करेंगे, उनको पढ़ाई का काम हम लोग कर लेंगे। ये हम लोगों ने उनके लोगों से हमने वादा किया है। असम में मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हम लोग सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खास करके हिंदूवादी सरकार है। जहां पर हिंदूवादी सरकार है वहां पर ही गोलाघाट और जोरहाट जैसे एरिया में जहरीले शराब पीने की वजह से कुछ परिवारों के अंदर डेथ हो गया और उसमें 6 परिवार ऐसा था हिंदू है लेकिन उनको दफनाया गया। सवाल ये उठता है, जो सरकार हिंदूवादी सरकार का दावा करते लेकिन उस तरफ हम देखते हैं कि हिंदू होने के बावजूद भी उस परिवारों को दफनाया गया। कमियां कहां पर है, कहां पर कमियां नजर आते हैं, ये आपको फैसला करना है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।